हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाऊंगी बीपीएससी ने जो भी अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब साइंस के क्वेश्चंस का आज कलेक्शन है जो कि बीपीएससी ने पूछ चुके हैं और क्या पता आपके भी इस एग्जाम में भी पूछे, क्योंकि अब तो कंडक्ट करवा रहा है बीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों, आप डरेंगे नहीं क्योंकि हिंदी में तो वैसे एक्सप्लेनेशन है ही, लेकिन इंग्लिश वाले भी नहीं डरेंगे क्योंकि इंग्लिश का भी मैं साथ साथ में इसको ट्रांसलेट करते जाऊंगी, ठीक। तो ओम मीटर क्या है? ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की। क्यों? देखिए, रेजिस्टिविटी होता क्या है, प्रतिरोधकता क्या होता है कि जब जैसे कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर जो है कितना रेजिस्टेंस इस पर लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो कितना रेजिस्टेंस पर मीटर पर लेंथ, उतनी लेंथ पे उतने क्रॉस सेक्शन पे कितना रेजिस्टेंस ये कंडक्टर कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक। तो देखिए, रेजिस्टेंस का ओम होता है, लेकिन अगर पर मीटर लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि व्हेन ए साउंड वेव्स गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दैट रिमेन्स अनचेंज, मतलब जब ध्वनि की जो तरंग होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम का मतलब मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड, या फिर लिक्विड से जो है सॉलिड, इस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या परिवर्तित रहता है, क्या चीज़ चेंज नहीं होता है। तो वेव की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तरंग की? तो चेंज नहीं होती है फ्रीक्वेंसी। बाकी वेवलेंथ भी, जो एक वेव की जो लेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की वेव की लेंथ, एक यहाँ से निकला फिर ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक पहुंच गया, तो ये एक वेवलेंथ हो गया, ठीक है। वेवलेंथ भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है जितना एक वेव के, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये भी नहीं चेंज होता है, इसका स्पीड भी नहीं चेंज होता है, चेंज होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की, ठीक। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? वन लाइट ईयर इज इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड नहीं है, पर सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो मैं ये बता दूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी से निकाली नहीं जाती, किसी से डिराइव नहीं की जाती। अब जैसे बल है, फोर्स है, तो फोर्स की न्यूटन होती है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मतलब मास की यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट मिला करके फोर्स की यूनिट होगी। अब इसी तरह से वेलोसिटी का हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, ठीक है। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। एल और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी होती है एम्पियर, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और इसमें बात लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा। अब जैसे मूल राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं, मूल मतलब राशि कौन सी है? जैसे लंबाई की क्या होती है? लंबाई की होती है मात्रक, समय का क्या होता है? सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा जैसे कितने हैं उसमें मॉलिक्यूल्स या इस तरह से नंबर्स, तो वो मोल। और 1 मोल इज इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कि या कितने एटम होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 6 पॉइंट ऐसे करके कुछ है, ठीक है। और मैं पूरा ही बता दूं, लेकिन अब थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियोस में बता रखा है। और विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडला, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम डिराइव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है फ्रेंड्स? दो तरह की वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्सल वेव होती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं जो उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस डायरेक्शन में मतलब उनका जो प्रवाह होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं। और जो ट्रांसवर्सल वेव होती हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं, मतलब उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं जिस डायरेक्शन, जैसे ट्रांसवर्सल वेव का क्या
है समझ लीजिए कि वाइब्रेट्स तो करती हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन दैट दे वाइब्रेट। ठीक है, मान लीजिए वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रही हैं लेकिन मूव इस तरफ से कर रही हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल है वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी जिस डायरेक्शन में ये जाएंगी। ठीक, तो आई होप कि ये आपको थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। तो ट्रांसवर्सल वेव का उदाहरण ये है, जब आप पानी में एक नदी है, तालाब है, उसमें आप जब पत्थर डालते हैं ना, पत्थर डालते हैं, तो ऐसे पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी। तो जो वेव्स होती है ना, वो ऐसे-ऐसे होती हैं, ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे होती हैं लेकिन फैलती जाती हैं। तो देखिए वेव्स तो उधर फैल रही हैं, डायरेक्शन तो उधर हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में ये इसके जो कर्ण हो रहे होते हैं वो ही वाइब्रेट्स करते हैं, मतलब 0 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये क्या है, ये साउंड वेव है। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, साउंड वेव है, बाकी सब रेडियो, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है, ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्योंकि साइंस है ना, थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे दे पाएंगे, रटने से उतना नहीं जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस में होता है, प्रिज्म में होता है। तो ऐसे मान लीजिए प्रिज्म है, इधर से लाइट गई ना, तो ऐसे मतलब इधर से जो निकलता है ना वो 7 वेव्स निकलती हैं। व्हाइट लाइट के 7 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाइट लाइट 7 पार्ट्स में जाती हैं, और वो जो 7 पार्ट्स होता है व्हाइट लाइट का, वो क्या होता है, विबग्योर, यही विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, इस तरह से करके विबग्योर। तो किस में होता है डिस्पर्जन, इसे ही डिस्पर्जन कहते हैं। और जैसे ये इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि डिस्पर्स हो गई सारे। तो ये किस में होता है, प्रिज्म में होता है। ठीक, और यही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने विबग्योर बताया। अब इसमें सेकेंड है, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं, किस तापमान पे, तो बराबर रहते हैं -40 डिग्री के तापमान पे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि ये देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड, तो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं ना वो किस में मेजर्ड होता है, डायप्टर में। अब देखिए किसी किसी का नेगेटिव होता है, किसी किसी का पॉजिटिव होता है, तो वो उसके निर्भर करता है उसको क्या है, मायोपिक है या हाइपर मायोपिक है, क्या है उसका। इस तरह से कॉनकेव लेंस लगा हुआ है या कॉन्वेक्स लेंस लगा है, कॉनकेव लगा होता है तो नेगेटिव पावर होता है, और कॉन्वेक्स लगा होता है तो पॉजिटिव पावर होता है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है आपके केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, बाकी सॉइल में होता है, ग्लास में होता है, सीमेंट में, इन सब चीज़ों में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेचुरल जो रबड़ होता है वो किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जगह पूछे भी गए हैं, यही एग्जाम में नहीं, ये तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्स में मिल भी चुके हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है, वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, जब पानी में जो फंगस वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, CuSO4। ठीक है, और द केमिकल फार्मूला फॉर हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O नहीं होता है, D2O होता है। ठीक है, D2O होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम। और नेक्स्ट है इसमें पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितना है, तो सभी को पता है कि पीएच वैल्यू वाटर का कितना है, 7 है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी गैस, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन इसका मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट है द केमिकल, देखिए मैं बहुत तेजी से करा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम्स ना बहुत बहुत नज़दीक है, तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, इसलिए द केमिकल फार्मूला फॉर सेफायर, मतलब नीलम, जो रूबी पहना जाता है ना, वही वही वाला रूबी, नीलम। ठीक है, तो उसका है Al2O3, Al2O3 उसका फार्मूला क्या है, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो हम लोग पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है वो
वो पेट्रोल का गुणवत्ता कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन नंबर से, कितना इसका ऑक्टेन नंबर है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। देखिए, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है, ठीक है, जो ईंधन की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है कि जो उसमें जो ये फ्यूल है कितना अच्छा इफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है, उसकी क्या गुणवत्ता है। जबकि डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। डीजल की गुणवत्ता के लिए क्या, डीजल की गुणवत्ता अगर करनी है तो C10 नंबर, और अगर पेट्रोल की गुणवत्ता देखनी है तो ऑक्टेन नंबर, ठीक। पेट्रोल ऑक्टेन, डीजल C10, डीजल C10, ठीक है। CD आप कह सकते हैं, CD से आप याद कर सकते हैं, CD, ठीक है। इस तरह से थोड़ा स्ट्रिक। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि गलनांक, तो सबसे उच्च गलनांक किसका है, सबसे उच्च गलनांक बोरॉन का है। कितना होता है, तो इसका गलनांक है 2075, 2075 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, 2075 डिग्री सेल्सियस भी किसी का गलनांक होता है। और ये इसका जो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट है 4000, बाप रे 4000 कितना ज्यादा है। और विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, कौन सा पार्टिकल में चार्ज नहीं होता, तो चार्ज तो आपके न्यूट्रॉन में नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है। और बस, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम नहीं है। बाकी क्लोरोफिल में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं आपके क्लोरोफिल में, ठीक। और वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, मतलब जो पौधे में पानी पहुंचता है वो किस तरह से पहुंचता है, तो प्लांट में जो पानी पहुंचेगा, जाइलम, जाइलम के थ्रू पानी पहुंचता है नीचे, मतलब स्टेम से, जड़ों से लेकर के, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब, जो फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं, तो हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। द सोर्स ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम हम लोग में लाइपेज होता है, वो उसका स्रोत क्या है, ठीक है, तो उसका स्रोत है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास मतलब अग्नाशय। तो जो लाइपेज है वो एंजाइम की भूमिका वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये सब आप अपना पढ़ लीजिएगा बस। लेकिन क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है लाइपेज का, ये पेनक्रियाज है, ठीक है, अग्नाशय। और बीसीजी, यहाँ पे बीसीजी की बात कर लेते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, बीसीजी किसके लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, क्षय रोग के लिए बीसीजी। और हाँ, एक बात और, आप कमेंट में लिखे बताइए कि बीसीजी का टीका किसने इन्वेंट किया था, मतलब किसने खोजा था बीसीजी का टीका। विच हार्मोन इज प्रिसीड, मतलब कि कौन सा हार्मोन मतलब मास्टर माना जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, हार्मोन नहीं, गलत हो गया। इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जो पेनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है, तो पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन, इंसुलिन जो कि शुगर, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसुलिन, जिन लोगों को डायबिटीज होता है ना, इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है, ठीक है, ब्लड के संचालन में मदद करता है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल है, और ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स में होता है। स्टेम सेल्स को बहुत जगह तो प्रोटेक्ट रखने की भी बात आ गई है कि बहुत सारे लोग जब बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो शायद स्टेम सेल वगैरह रखते हैं उनका। बाद में अब पता नहीं इसका क्या है साइंटिफिक रीज़न, प्रोटेक्ट रखने के लिए बोलते हैं ताकि बाद में कुछ उनका उसका यूज़ हो सके, इस तरह का स्टेम सेल का। इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ जनरली।
और इसमें देखिए लिम्फोसाइट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है ये, और जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको मजबूत करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल कौन है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जिसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक मेडिसिन, और इसकी खोज किया था आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी तरह से पढ़ा रही हूँ। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, जैसे चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई लोग करवाते हैं ना, तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में उपयोग नहीं होता है एक्सरे का, ठीक है। तो एमआरआई में एक्सरे का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट इसका इसका देखिए यहाँ पे नाम ही क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनिंग, ठीक है। मैं इसका बहुत जगह फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, ठीक है, इमेजिंग। और ये देखिए, ये जो सीटी स्कैन होता है ना पूरे बॉडी का होता है। और ये कार्डियो, जहाँ पे कार्डियो आ जाए ना, ये इसका मतलब ये हार्ट की बात कर रहा है। और ये इंसेफेलो इंसेफेलो जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको करके बता दिया ट्रिक कि कौन कहाँ कौन से पार्ट की बात हो रही है। और पूछा भी जाता है, ईसीजी का पूछा गया है बहुत जगह, ठीक है। एगोरा क्या है? वूल। एगोरा वूल कहाँ से निकाला जाता है? तो एगोरा वूल निकाला जाता है आपके रैबिट से, ठीक है। तो एगोरा वूल कहाँ, एगोरा का जो ऊन पाया जाता है वो ऊन पाया जाता है खरगोश से, जो बहुत मुलायम होता है। खरगोश को छूने में भी देखिए कितना सुंदर लगता है। देखिए यहाँ पे यह कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से बनने वाली कश्मीरी, अच्छा हाँ, पश्मीना जो शॉल थी उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप ये मत सोचिएगा कि मैम जल्दी जल्दी पढ़ाई जा रही हैं तो ये स्किप कर दे रही, नहीं, ये मैं उन्हीं चीज़ों को स्किप कर रही हूँ जिनको मुझे लग रहा है कि हाँ स्किप कर देना चाहिए, आप खुद से भी पढ़ लोगे, ठीक है। वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? सलीम अली कहाँ लोकेटेड बर्ड सेंचुरी? तो ये है गोवा में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक नदी है गोवा में, मांडोवी नदी। एक बार मैं किसी चीज़ का एग्जाम दे रही थी तो उसमें मांडोवी नदी पूछा था, और मेरा गलती से सही हो गया, मतलब तुक्का सही हो गया। जब मैं आई घर पे मिलाई तो सही हो गया था। तो मुझे इस वजह से ये तो कभी भूलता ही नहीं, मतलब कोई कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि वो भूलती ही नहीं कि हम हाँ क्या से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कंपोनेंट क्या है? दो ही कंपोनेंट होता है, और एसिड रेन का कंपोनेंट पूछा भी जाता है। तो HNO3 और H2SO4, मतलब नाइट्रिक अम्ल, और ये H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये देखिए नाइट्रिक अम्ल, इसका हाँ ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय ए फिजिकल प्रोसेस। देखिए जो वाटर होता है, हाँ ये देखिए ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहीं पे ही आपको। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने परफ्यूम छिड़का कमरे में, और वो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल गया, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? जैसे प्लांट्स में जैसे क्या होता है ना कि लीव्स के थ्रू वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसी वजह से रेगिस्तान में ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए पत्तियां जैसे कांटेदार होती हैं। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वो होता है कि जैसे कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लेना, और मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे चाहे वो किसी भी तरह का लिक्विड वगैरह हो, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाता है। अब ये लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ये लिक्विड में होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी उसको रखा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, किशमिश, हाँ किशमिश रखा आपने और उसको भिगा दिया, सुबह क्या हुआ कि उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई। दो तरह की ऑस्मोसिस होती है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, एक ऑस्मोसिस होती है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पूरा पानी इसमें इंटर कर जाता है, ये मैंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब इसको आप बाहर रख देंगे तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पेड़ों में क्या होता है? पेड़ों में क्या होता है, पानी घुसता है ना तो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। पेड़ों में क्या होता है, पानी घुसता है तो ऑस्मोसिस होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू पानी प्रवेश करता है। और एक चीज़ और, तो दो ही चीज़ होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो अब फ्लोएम फ से होता है, ठीक है, तो फ से फूड होता है। तो इस तरह से आप करके याद कर लीजिएगा कि देखिए फ से फूड, फ से फ्लोएम, तो फूड के लिए फ्लोएम और जाइलम के लिए पानी, ठीक है, जाइलम के लिए पानी।
और ये एक ट्रिक था जिसको मतलब आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से मतलब उपयोगी पदार्थ में बदल जाता है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, पूरा जैसे मान लीजिए कोई छिलका वगैरह फेंका आपने कहीं, तो वो खाद बन जाता है। तो कौन करता है ये काम, बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि रात के समय सलाह क्या दी जाती है कि पेड़ के नीचे मत सो। क्यों दी जाती है भाई, ये इसलिए दी जाती है कि रात के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में उनके क्या नहीं पाया जाता जिस वजह से वो कीड़ों को खाते हैं। तो खाते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से होते हैं, पिचर प्लांट होते हैं, वीनस होते हैं, फ्लाइट ट्रेप होते हैं, कोबरा लिली और सैंड्यूज। ठीक है, सैंड्यूज। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन की जो पौधे का तना होता है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस चीज में सहायक होता है। तो पौधे को एक आधार प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ट्रांसफ्यूजन द ब्लड इज कंपैटिबल, मतलब कि जब एक ब्लड ट्रांसफर करते हैं ना एक इंसान से दूसरे इंसान में, क्या मिलाना जरूरी होता है ब्लड के अलावा, ब्लड ग्रुप के अलावा। तो आरएच फैक्टर मिलाना जरूरी होता है। क्या पता उसका आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, निगेटिव है। और आरएच फैक्टर का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत बार पूछा गया है, पूछा क्या जाता है, दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। अच्छा भाई, ये मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। मतलब जो मतलब जो हमारे दूसरी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है इसको ये क्या करती हैं, नियंत्रित करती। नियंत्रित कौन करता है, मास्टर जी करते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, और पूछता है कि ये कहाँ पे होती है, तो ये ब्रेन में होती है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन वो कौन, मतलब क्या, जब मतलब कोई भी आप देखे होंगे प्रेग्नेंट लेडी को क्या कराने जाती है, वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है। तो मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि द यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे खून ले सकता है, ब्लड ले सकता है, वो कौन है, वो है ए बी। ए बी, जो ए बी है। ठीक है, ए बी। और इसमें एक क्या है, इसमें इसके बारे में देख लीजिए। क्योंकि क्या है ना कि इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। जब एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं तो वो किसी को फॉरेन मटेरियल नहीं मानेगा ना, कोई भी चीज़ को फॉरेन मटेरियल मान के अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ओ निगेटिव होता है वो हमेशा देता है, ओ मतलब सर्वदाता ही माना जाता है ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हाँ, यहाँ पे जो आरएच का होता है ना, आरएच फैक्टर, इसकी खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया। देखिए निमोनिया क्या है, निमोनिया किससे क्या होता है कि निमोनिया से इन्फेक्शन होता है लंग्स का। जैसे होता है ये मोस्टली बहुत छोटे बच्चों को होता है निमोनिया। कहते हैं ना कि निमोनिया हो गया। निमोनिया क्यों हो गया, जैसे छींक, खांसी और एकदम जकड़न हो जाता है, इस तरह से एक वायरल हो जाता है बच्चों को, तो इसे ही बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जैसे दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना जो इमेज होता है वो अपने से बड़ा लगता है, तो ये कौन सा, अच्छा तो किस दर्पण के सामने खड़ा है, तो ये खड़ा है कॉनकेव लेंस के सामने खड़ा है, क्योंकि अपने से बड़ा उसको दिख रहा है। ठीक है, और ये यूज़ होता है आपके कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखिए सौर भट्टी में, टार्च में, और दांत वाले विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति क्यों देता है। तो गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति इसलिए देता है कि जैसे उसे निकलता है ना पसीना, तो
क्या होता है कि हमारा जो पसीना होता है वो तेज़ी से इवेपोरेट होता है ना, तो वो बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करता है इवेपोरेट होकर के, ठीक है? और इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट इसमें है, देखिए एक कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो अपने आप ही उसका आंसर टिक कर देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको है मैं उसको करूँगी, ठीक? अ, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जाता है? तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक ये मीडियम है और यहाँ से ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन। अब यहाँ से लाइट आई, फिर इधर से तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब इधर से टकरा के वापस चलेगी, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ से लाइट आई, वापस ऐसे टकराई, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ऐसे मीडियम में गई, फिर यहाँ से ऐसे मतलब कि यहाँ से चली गई इस तरह से करके, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। तो रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है आकाश में जो लाइट होती है वो टिमटिमाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है आपके अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, इसमें अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस होता है, इस उस पे ही बेस्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेशर कुकर है, खाना जल्दी क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में। अब देखिए जब आप उसका प्रेशर कुकर का प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, इस वजह से उसका खाना जल्दी जो है उसका क्या होता है ना, जो क्वथनांक रहता है, मतलब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट रहता है, वो बढ़ जाता है। तो 100 से 120 पे पहुँच जाता है अप्रॉक्सिमेटली, तो तब जा कर के खाना क्या होता है, पक जाता है। ठीक है? यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी हुआ है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा अपने से, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर लेफ्ट ओपन, अगर हम लोग क्या करें ना कि जो फ्रिज का है दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खोल दें, तो क्या होगा, तो कमरे का तापमान जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो गैस होती है ना, उसको और ज़्यादा और बड़ी जगहों को ठंडा करने के लिए फिर और ज़्यादा गैस रिलीज़ करना पड़ेगा, पीछे से जो गैस रिलीज़ होती है, वो वाली, ठीक है? तो जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंप्रेसर उसको बोलते हैं, जो मतलब अधिक क्या यूज़ करता है। अच्छा ये बताइए कि रेफ्रिजरेटर में कौन-सी गैस होती है? सीएनजी यूज़ होती है या सीएफसी यूज़ होती है, ठीक है? मैंने हिंट दे दिया, 2 गैस का, आप कन्फ्यूज़ तो कर दिया है मैंने, लेकिन आप चलिए ठीक है मैं बता दे रही हूँ, सीएफसी यूज़ होता है, ठीक है? तो मैंने ऐसे चेक करने के लिए पूछा था कि ये सीएनजी यूज़ होती है कि सीएफसी यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग, हाँ एक जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो मतलब कि एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा है, पानी भरा हुआ है और ये तैरता रहता है, और जब ये पिघल जाता है तो पानी क्यों बाहर नहीं निकल जाता, क्योंकि इतना जितनी ये जगह घेरा हुआ है ना, उतना तो उसका पानी ही था ना, तो इस वजह से ये पानी बाहर नहीं निकलता है। इस सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो लोग साइंस वाले नहीं हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, क्योंकि वाटर लेवल तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे बात बात भी बता रखी है कि बर्फ का एक टुकड़ा जो पानी से लेवल भरा है, जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का जो आयतन है, मतलब वो जो वॉल्यूम है वो चेंज थोड़ी होगा, वो पहले की तरह ही रहेगा ना, उतना ही तो गहरा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। द गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए होता है, ठीक है। अमीटर तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिक मैग्नेट मोटिव फोर्स के लिए, ठीक। इसमें यही एक था जो गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति के लिए, कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि यदि एक पंख, एक रबर, एक की, हाँ इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी चीज़, चाहे कोई पंख है, चाहे रबर की गेंद है, चाहे लकड़ी है, आप ऊपर से फेंकते हैं, ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं और निर्वात में फेंकते हैं, मतलब वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, द फेदर विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा पहले पहुंचेगा, तो मैं बता दूं कि ऑल द थ्री विल रीच टुगेदर, सब लोग साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि जो हवा है ना
हवा तो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ निर्वात है, तो वहाँ भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस तो है ही नहीं, कोई भी मतलब कि जो एक होता नहीं कि घर्षण फ्रिक्शन टाइप का, तो वो है ही नहीं। तो और वो भी नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब चीज़ बराबर हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें है, हाँ यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इसको आप देख भी लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी फतेह इंग्लिश अकेडमी 6 नाम के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, जब दिन में पानी का साबुन, देखिए क्या होता है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर, जैसे होता है नहीं बबल्स वगैरह, उसमें कितने सुंदर सुंदर दिखते हैं, तो ये क्यों होता है, ये होता है आपके इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण। जैसे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण, मतलब दूसरी रेस तीसरी रेस आती है और मिल जाती है, तो यहाँ दूसरा एम्पलीट्यूड बन जाता है। ये थोड़ा साइंस की लैंग्वेज हो गई, बस इतना जान लीजिए कि इंटरफ्रेंस के कारण। ठीक है, इसको लिखा भी हुआ है, आप इसको ये तो वीडियो पॉज कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ, देखिए मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सम किसका, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। ठीक, और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक है आपका चूना पत्थर ना, चूना पत्थर लाइमस्टोन, और इसके अलावा सिलिका, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब भी पाया जाता है सीमेंट में। ठीक, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, देखिए एक तत्व के जो समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ठीक है, मास नंबर में, तो मास नंबर अलग अलग होगा तो उसको समस्थानिक बोल देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी तत्व लेकिन एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा, जैसे ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान है, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन जो उनका परमाणु जो भार है वो अलग है, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको, आइसोटोप सीधी सी बात यही जानिएगा कि जब इनके पास जो एटॉम का नंबर होता है, एटम का नंबर वो सेम रहे, लेकिन मास जो है अलग रहे, ये मास अलग रहे, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स उस एलिमेंट का। ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, ये देखिए एटॉमिक नंबर जो है सेम है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि द टेम्परेचर, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ में रह सकती है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें, समझाने वाला कुछ था नहीं इसलिए नहीं समझाया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर क्या है, ये बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किसका, अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक, नेक्स्ट है कि मतलब कि जब निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा किसका होगा, एसिडिक का होगा कि बेसिक का होगा, तो एसिडिक का तो कम होता है, बेसिक का ज़्यादा होता है। ठीक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। ठीक, नेक्स्ट इसमें ये देखिए यहाँ पे बेसिक का मतलब क्षारीय है। ठीक है, लिखा भी है। नेक्स्ट इसमें है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये भी बता रही हूँ कि मैंने करंट अफेयर की भी सीरीज़ स्टार्ट की थी और वो पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसको जाके अच्छे से रिवाइज करिए। एक एक क्लास और अच्छे से करंट अफेयर की लूँगी, जो कि आपका बहुत ही पूरा ही निचोड़ रहेगा। ठीक है, और मैंने ईवीएस का भी कराया है, उसको भी देख लीजिए, और जो जो भी है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके उसको चेक करिए और रिवाइज करिए अच्छे से, आप अपना अच्छा एग्ज़ाम दीजिए।